नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में हमारे दर्शकों का स्वागत है। आज 24 सितंबर 2022 है। इस अंक में हम बात करेंगे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव की, अमेरिका और यूरोपीय देशों में ब्याज दरें बढ़ने से भारत में गिरते शेयर बाजार की और डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट के बारे में। दर्शकों, हमने पिछले अंक में आपको बताया था कि किसी भी देश के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का कितना महत्व है। आज दुनिया के तमाम देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अपनी कई तरह की ज़रूरतों को पूरा करने और कल कारखानों के लिए कच्चा माल उन्हें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। भारत भी अपनी ज़रूरतों का कच्चा तेल, खाद्य तेल, दालें, बिना तरासे हुए हीरे, सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान तथा कई अन्य तरह का सामान विदेशों से आयात करता है। आयात महंगा होने से विदेश व्यापार घाटा बढ़ने के साथ साथ चालू खाते के घाटे पर भी दबाव बढ़ जाता है, जिससे कि डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है। देश में विभिन्न स्रोतों से जो भी विदेशी मुद्रा देश में आती है, अगर वो देश से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा के मुकाबले कम होती है तो इसको चालू खाते का घाटा कहा जाता है। रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 16 सितंबर 2022 को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार इससे पिछले सप्ताह के मुकाबले 5 अरब 21 करोड़ डॉलर घटकर 545 अरब 65 करोड़ डॉलर रह गया है। अक्टूबर 2020 के बाद देश के विदेशी मुद्रा भंडार का ये सबसे निचला स्तर है, यानी पिछले 2 साल के लेवल पर विदेशी मुद्रा भंडार आ चुका है। लगातार 7वें सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार में ये गिरावट का क्रम देखा गया है। ये कहा गया है कि विदेशी मुद्रा भंडार में जो कमी आई है वह विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में कमी आने के कारण आई है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में डॉलर, यूरो, पाउंड, जापानी येन और दूसरी विदेशी मुद्राएं जो मुद्रा है का भंडार है वो शामिल होती है, और इनका जो भंडार है वो 16 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 4 अरब 70 करोड़ डॉलर घटकर 484 अरब 90 करोड़ डॉलर रह गया। विदेशी मुद्रा भंडार में इसके अलावा सोना का जो मूल्य है वो भी शामिल होता है। जो रिजर्व बैंक के पास जो सोने का भंडार है, विशेष निकासी अधिकार का मूल्य शामिल होता है, और IMF में भारत के पास जो आरक्षित अधिकार है उसकी स्थिति उसका भी मूल्य शामिल होता है। सोने का जो भंडार मूल्य है वो 16 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 45 करोड़ 80 लाख डॉलर घटकर 38 अरब 19 करोड़ डॉलर रह गया। विदेशी मुद्रा पर संपत्तियाँ 484 अरब 90 करोड़ डॉलर, सोने का मूल्य 38 अरब 19 करोड़ डॉलर, और बाकी जो SDR है और IMF में जो आरक्षित अधिकार है वो सब शामिल है। आर्थिक क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि भारत का चालू खाते का घाटा बढ़ने और गिरते रुपए को समर्थन देने की वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसमें गिरावट का रुख बना हुआ है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर की बिकवाली की है। डॉलर उपलब्ध होने से रुपए को जो है स्थायित्व मिला, रुपए की कीमत जो है उस रुकी हुई थी, लेकिन अब जो ये नया घटनाक्रम हुआ है उसमें रुपए में तेज़ गिरावट पिछले 1-2 दिन में देखी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो अर्थशास्त्री है उन्होंने अपनी समीक्षा में कहा है कि हाल के दिन में रुपए का जो प्रदर्शन था वो पहले के मुकाबले बिल्कुल उलट देखा गया है। पहले एशियाई मुद्राओं में रुपए में कम गिरावट आ रही थी दूसरी मुद्राओं के मुकाबले, लेकिन जो ये पिछले 2-3 दिन बीते हैं उनमें रुपए में एक दिन में 1.1% की गिरावट आई, जो फरवरी 2022 के बाद बड़ी गिरावट थी। रिजर्व बैंक रुपए को 80 के आसपास, डॉलर के मुकाबले 80 रुपये के आसपास रखने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा था, लेकिन अब ये 81 से भी नीचे आ गया, 82 की तरफ बढ़ने लग गया है। रुपया जितना ज़्यादा उसकी कीमत ज़्यादा होगी रुपया कमज़ोर होगा, जितना वो रुपये उसकी विनिमय दर कम होगी उतना रुपया मजबूत होगा। दरअसल मामला यह है कि अमेरिका सहित दुनिया के कई देश जो है उनके केंद्रीय बैंक अपने अपने देश में महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं। हाल में अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने अपनी मूल ब्याज दर में 0.75% यानी 0.25% की वृद्धि की है। लगातार 5वीं बार उसने ब्याज दर बढ़ाई है। अमेरिका जो महंगाई की दर है वो अगस्त में 8.3% रही है, ब्रिटेन में करीब 10% रही है, जर्मनी में 8%, कनाडा में 7% के आसपास है। और यही वजह है कि यूरोपीय संघ के जितने भी केंद्रीय बैंक हैं उन देशों के वो अपनी ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं ताकि जो मांग है उसको थोड़ा उस पर काबू किया जा सके, महंगाई को काबू में लाया जा सके। और अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की वजह से
उसके जो ब्याज दरें हैं वो 3 से 3.25% तक पहुंच गई है। 15 साल में सबसे ऊंची दरें ये बताई जा रही हैं। और उनके नीति निर्धारक ये कह रहे हैं कि अब ये 4.4% तक जा सकती है, जो वहाँ पर महंगाई का जो हाल है और वहाँ का जो केंद्रीय बैंक जिस तरह से कदम उठा रहा है। इसकी वजह से भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का सेंसेक्स एक दिन में 1020 अंक गिरकर 58,098.72 अंक पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 302.45 अंक घटकर 17,327 पर आ गया। सेंसेक्स जो था अभी कुछ दिन पहले 60,000 से ऊपर आ गया था, लेकिन अब 58,000 पे आ गया है, 58,098 अंक। और इस गिरावट की वजह से तो बम्बई शेयर बाजार में जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं, बाजार मूल्यों के हिसाब से उनका जो पूंजीकरण है वो 4,90,162 करोड़ रुपए घटकर 276,64,566 करोड़ रुपए पर आ गया। यानी निवेशकों को काफ़ी नुकसान हुआ है। विदेशी संस्थागत निवेशक वापस जो है विकासशील देशों से अपना पैसा निकालकर डॉलर की मजबूती को देखते हुए 10 वर्षीय अमेरिकी बॉन्ड में रिटर्न के बढ़ने की वजह से वापस विकसित देशों की तरफ जो है उनका निवेश बढ़ने लगा है। और इसका असर पूरी दुनिया पर जो है देखने को मिल रहा है। सरकार भी इस स्थिति को लेकर सतर्क है। उसने रुपये और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए रुपये को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुद्रा बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। पिछले सप्ताह विदेश व्यापार महानिदेशालय ने डीजीएफटी ने रुपये में आयात और निर्यात करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अब जो विदेश व्यापार क्षेत्र के जानकार हैं उनका कहना है कि सरकार 2047 तक रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करना चाहती है। विदेश व्यापार करने वाले उद्यमी का उनका ये मानना है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, ब्राज़ील और जो दूसरे देश जो विदेशी मुद्रा की तंगी झेल रहे हैं वो भारत के साथ रुपये में कारोबार शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा रूस, सऊदी अरब, ईरान, इन देशों के साथ भी रुपये में कारोबार को लेकर गतिविधियां चल रही है। इससे अगर ये शुरू होता है तो भारत के आयात बिल में काफ़ी राहत मिलेगी। जो डॉलर का दबाव है वो कम होगा। अब हम बात करते हैं देश के खाद्यान्न भंडार की। जो खाद्यान्न भंडार है उसमें हाल के समय में जो है पिछले साल के मुकाबले कमी आई है। भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2022 में जो सरकारी गोदाम है उनमें गेहूं चावल का भंडार 492,85,000 टन था, जबकि एक साल पहले सितंबर में ये 786 लाख टन और 786,19,000 टन था। इसी तरह अगर हम जुलाई 2022 की बात करें तो ये जुलाई 2022 में 602 लाख टन और इससे पहले जुलाई 2021 में 900 लाख टन, यानी 900 से घट के 600 पे। इसी तरह सितंबर में 786 से घट के 492 पे। तो गेहूं चावल के भंडार में सरकारी गोदामों में कमी आई है। हालांकि सरकार ये कहती है कि घरेलू खपत को पूरा करने के लिए उसके बाद गेहूं चावल का पर्याप्त भंडार है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जो बिना मिलिंग का चावल का भंडार है वो भी सितंबर 2022 में 161,60,000 टन के स्तर पर है, जबकि एक साल पहले 176 लाख टन था। मोटे अनाज का भी जो है 3 लाख टन का भंडार उपलब्ध है। दरअसल जो भारत से पिछले दिनों तेज़ी से गेहूं का निर्यात बढ़ा है, चावल का निर्यात तो हम करते ही रहे, बासमती का निर्यात होता है, परमल का निर्यात होता है, लेकिन उनका निर्यात भी बढ़ा है, टूटे चावल का निर्यात भी बढ़ा है, चीनी का निर्यात भी बढ़ा है। तो यही वजह है कि सरकार को जो है पिछले दिनों गेहूं के निर्यात पर, गेहूं के आटे के निर्यात पर, टूटे हुए चावल के निर्यात पर, सब पर जो है प्रतिबंध लगाना पड़ा ताकि देश में इनका भंडार उपलब्ध रहे, इसमें किसी तरह की कोई कमी ना आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछले दिनों उज्बेकिस्तान के एक शहर समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें भी खाद्य संकट को रेखांकित किया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी और यूक्रेन संकट से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हुई है, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा संकट से और खाद्य संकट से उसका सामना कर रहा है। ऐसे में जो शंघाई सहयोग संगठन के देश हैं उनको विश्व क्षमतावान विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के प्रयत्न करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाज की खेती हमें करनी चाहिए। मोटे अनाज यानी मक्का, ज्वार, बाजरा, इस खेती को बढ़ावा देना चाहिए। ये जो है स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छे खाद्य पदार्थ हैं और पूरी दुनिया में इनकी जो है इनकी पसंद जो है इनको किया जा रहा है। खाद्य संकट का मुकाबला करने के लिए मोटे अनाज जो है एक पारंपरिक पोषक और कम लागत वाला विकल्प है।
वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर यानी मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने एससीओ के देशों से कहा कि हमें भी मिलेट फूड फेस्टिवल का आयोजन करना चाहिए। इसी तरह सरकार जो है वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में की हाल में, और उनका कहना था कि हमें अर्थव्यवस्था के समक्ष जो चेतावनी वाले शुरुआती संकेत जो मिल रहे हैं, जिस मोर्चे पर भी चेतावनी के संकेत मिल रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उसका मुकाबला करने के लिए हमें अपनी तैयारियों को जो है पूरी तैयारी करनी चाहिए। और इस बैठक में वित्तीय क्षेत्रों से जुड़े तमाम जो उनके प्रमुख हैं, रिजर्व बैंक हो गया, सेबी हो गया, बीमा नियामक हो गया, पेंशन कोष नियामक हो गया और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के प्राधिकरण के जो है उनके प्रमुख इसमें उपस्थित थे। यानी सरकार वित्तीय क्षेत्र और अर्थव्यवस्था पर नज़र रखे हुए है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी। हम आपको अपने इस आर्थिक समाचार में देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की जानकारी देते हैं। इसके अलावा जो नारद संचार के संस्थापक ब्रजेश भट्ट जी हैं, आपको दैनिक आधार पर पंचांग की, उस दिन के इतिहास की और प्रमुख सकारात्मक घटनाओं की जानकारी देते हैं। ज्योतिष कार्यक्रम भी हमारे इस चैनल में चलाया जाता है। आपसे हमारा आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।